हाँ वही से ओथ से शुरू करना है, यानी आर्टिकल नंबर 60। हमें समझना है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां इस वाली पे आ जाओ सर। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ या उसका प्रतिज्ञान। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेसिडेंट को जो ओथ लेता है प्रेसिडेंट को जो ओथ लेता है प्रेसिडेंट, वो याद होती है या नहीं याद होती है? एक सर याद नहीं होती, पढ़ के बोलता है ना, यानी कहीं ना कहीं लिखी होगी वो ओथ, ठीक है? नहीं, वो ओथ कहां लिखी है? आर्टिकल 60 में ही लिखी है। अच्छा, एमपी और एमएलए भी ओथ लेते हैं। एमपी, एमएलए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी ओथ लेते हैं। अच्छा, ये जो ओथ लेते हैं वो कहां लिखी हुई है? वो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 3। और भी बहुत सारे लोगों की ओथ लिखी हुई है ना? तो यार और भी बहुत सारे लोगों की ओथ लिखी हुई है शेड्यूल नंबर 3 में। जब शेड्यूल नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट की ओथ में आखिर दो चीजें दी होती हैं, ये भी तुम्हें जानना जरूरी है। एक तो चीज ये दी होती है कि वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। एक तो ये चीज दे रखी होती है, और दूसरी चीज इसमें दे रखी होती है आपकी क्या, कि ये सर्व टू नेशन, यानी सर्विस टू नेशन करेगा। तो ये दोनों चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड रिस्पेक्ट करेगा किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, और साथ साथ में ये नेशन की क्या करेगा? सर्विस करेगा। ये किसकी ओथ है? प्रेसिडेंट की। दो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट की ओथ में याद रखना है। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि प्रेसिडेंट ओथ लेता किसके सामने है? इन फ्रंट ऑफ होम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको ओथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कौन ओथ दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ दिलाएगा। समझ रहे हैं? अब सीनियर मोस्ट तो बहुत सारे जज हो सकते हैं। जैसे जजेस का फॉर्मूला क्या होता है? 33 प्लस 1। 1 जो ये है, ये तो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये जो 33 है ये है आपके अदर जजेस। और अदर जजेस में एक ना एक तो सीनियर मोस्ट होता ही होता है, होता नहीं होता है? एक तो सीनियर मोस्ट होगा ही होगा। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे। तो ये है ओथ। अच्छा, ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन? ओथ वो व्यक्ति लेता है जिसे भगवान में विश्वास होता है, और जो एथीस्ट होता है वो क्या करता है? वो अफर्म करता है। तो एथीस्ट के लिए अफर्मेशन है, और जिसमें फेथ है उसके लिए ओथ है। दोनों का प्रारूप जो है ना, दोनों का जो ब्लूप्रिंट है वो सेम है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया आर्टिकल 60? ओके। 60 के बाद आता है आर्टिकल नंबर 61। तो इतना ही नोट डाउन कर लो चीजें। 61 आर्टिकल की बात करेंगे तो 61 आर्टिकल में क्या दे रखा है आपका? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट बोले तो प्रेसिडेंट का रिमूवल। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट क्या दे रखा है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट यानी इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री से उठाया हुआ है? तो याद रखेंगे यूएसए से। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता किस आधार पे है? बेसिस क्या है इम्पीचमेंट का? आधार क्या है?
तो याद रखेंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन एकमात्र बेसिस या आधार है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, है ना। अब एक बात समझते हैं, इम्पीचमेंट होता कैसे है। तो सभी को पता है, सबसे ऊपर आपका प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट में, उससे नीचे आपका एक हाउस होता है दैट इज राज्यसभा, इट हैज़ 245 मेंबर्स, और एक हाउस है लोकसभा, इट हैज़ 543 मेंबर्स। ठीक है, 245 और 543 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इम्पीचमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जो भी एलिगेशंस हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, वो एक पेपर में लिख के लाएगा। कौन लिख के लाएगा इसको, इस पेपर को? कोई भी मेंबर। कहां का मेंबर? लोकसभा का या राज्यसभा का, कोई भी मेंबर लिख के लाएगा। और जो ये मेंबर लिख के लाएगा जिस पेपर पे, इस पेपर को नाम दिया जाएगा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन टू रिमूव प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बना के कौन ला सकता है? राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर? एनी, कोई भी बना के ला सकता है। अच्छा, जब ये मेंबर इस रेजोल्यूशन को बना के लाएगा, मान लीजिए राज्यसभा का मेंबर बना के लाया, तो राज्यसभा का मेंबर जब बना के लाएगा तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर क्या होने चाहिए? एग्री करने चाहिए इसकी बात से। यानी एक व्यक्ति प्रेसिडेंट पे इंपीचमेंट को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मिनिमम कितने लोग प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को स्टार्ट करेंगे? 1/4 ऑफ दैट हाउस। अगर लोकसभा का बना के लाएगा तो 1/4 ऑफ लोकसभा, यानी जिस हाउस के बना के लाएंगे उसी का 1/4। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? अब ये रेजोल्यूशन हाउस में टेबल होने से पहले, टेबल का मतलब समझते हो? टेबल होने का मतलब होता है प्रेजेंट होना हाउस में। ये रेजोल्यूशन कहां पे प्रेजेंट होगा? हाउस में। अगर लोकसभा का मेंबर बना के लाया तो कहां प्रेजेंट होगा? लोकसभा में। और राज्यसभा का बना के लाया तो राज्यसभा में। अच्छा, लोकसभा का बना के लाया तो लोकसभा में प्रेजेंट होगा, 1/4 मेंबर एग्री करेंगे। अब साथ साथ में जिस दिन ये रेजोल्यूशन आपका टेबल्ड किया जाएगा, टेबल होगा, उस दिन से 14 डेज प्रायर किसको आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसकी? तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। अच्छा, 14 डेज का ये डेट आपने याद रखना है। 14 डेज की अगर आप बात करोगे आप, तो चाहे आपका स्पीकर का रिमूवल हो, चाहे आपका डिप्टी स्पीकर का रिमूवल हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो, गवर्नर को कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकता है। गवर्नर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क करता है, याद रखो। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक गवर्नर वर्क करेगा। अब यहीं से एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि गवर्नर जो होता है वो किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किस गवर्नमेंट का होता है? जिसकी सरकार सेंटर में होती है। ज्यादातर प्रेसिडेंट होने के चांसेस तो उसी के हैं जिसकी सरकार उसमें है, सेंटर में। समझना बात को जरा ध्यान से। तो क्या गवर्नर के ऊपर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की? और अगर स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी गवर्नमेंट है, यानी सेंटर में मान लेते हैं बीजेपी है और स्टेट में मान लेते हैं कांग्रेस है, किसी भी स्टेट में, तो क्या यहां पे एक क्लैश हो जाएगा पंजाब में? तो क्या उस स्टेट में उस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में क्लैशेस देखने को मिलेंगे? मिलते नहीं मिलते हैं? ऐसे ही जब यहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी, तो यहां पे भी क्लैशेस देखने को मिलते थे। एलजी इज अपॉइंटेड बाय हुम? प्रेसिडेंट। एंड एलजी वही डायरेक्शन पे वर्क करता था जो प्रेसिडेंट बोलता था। नहीं समझे बात को? जो प्रेसिडेंट बोलता था उन्हीं डायरेक्शंस पे एलजी वर्क करता था। अब एलजी तो आपका गवर्नड बाय हुम, मॉनिटर्ड बाय हुम? प्रेसिडेंट। और यहां पे जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो ये क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं अगर स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो और सेंटर में अलग गवर्नमेंट हो। तो गवर्नर किसके प्लेजर पे वर्क करता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वर्क करता है, याद रखेंगे।
वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, चेयरमैन तो आपका होता ही है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है चेयरमैन, फिर भी मैं लिख देता हूं इसको, और वाइस चेयरमैन। ये इन सभी के रिमूवल के लिए 14 डेज प्रायर आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, याद रखेंगे। इसके अलावा ये तो सेंटर की बात होगी, स्टेट में भी आपके 4 ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं आपको, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ये 4 आपको ऑफिसर्स यहां पे भी देखने को मिलते हैं, जिनके रिमूवल के लिए हमें कितने दिन प्रायर नोटिस करना पड़ेगा, 14 डेज। याद रखना सब एक साथ, अब आप भूलोगे ही नहीं 14 डेज प्रायर का नोटिस, है ना। हेड ऑफ स्टेट्स नहीं, हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, यहां पे आप एक बात समझना जरा ध्यान से, स्टेट की डेफिनेशन जो आप समझते हो प्रोविंसेस, यानी अलग अलग प्रोविंसेस है ना, रजवाड़े हैं ना, ये भी स्टेट कहलाती हैं। और पॉलिटिकल साइंस जब भी पढ़ते हैं तो स्टेट की डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दी है वो भी है। यस, यहां पे आपका कौन कौन आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, साथ में लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। गवर्नमेंट का ऑर्गन आ जाएगा सारा, बैंक भी आ जाएंगी, बीमा कंपनीज भी आ जाएंगी, गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, लोकल अथॉरिटी जैसे कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगी, पंचायती राज आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आ जाएगी। तो ये स्टेट की डेफिनेशन है वहां पे जहां पे आप पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो ना कि प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, बट हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या ये है कि सारे गवर्नर्स को अपॉइंट कर रहा है इसलिए हेड ऑफ स्टेट है, नहीं, वहां पे स्टेट का मतलब ये वाला है, यानी वो राज्य का प्रमुख है, राज्य इन द सेंस नेशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, वाइल जो हमारी डेफिनेशन बोलती है हेड ऑफ स्टेट में वो ये बोलती है। ये भी डेफिनेशन है, प्रोविंसेस को भी हम स्टेट बोलते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड बोथ डेफिनेशंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। संविधान में भी दोनों ही डेफिनेशंस आपकी गिवन है। चल सकते हैं आगे। अब देखो, अब किसने ये रेजोल्यूशन टेबल्ड किया, मान लो राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी मेंबर ने किया, टेबल्ड करने से 14 डेज प्रायर आपको किसको इन्फो देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस एग्री भी होने चाहिए। नहीं समझ में आई बात, आ गई। अब अगर ये रेजोल्यूशन पहले मैंने टेबल्ड किया कहां पे, राज्यसभा में, तो अब राज्यसभा में इस रेजोल्यूशन पे पहले तो होगा डिस्कशन। क्या होगा, डिस्कशन होगा कि ये बात सही है या गलत है, पहले तो ये डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या होगा उसके बाद आएगी बात वोटिंग की। अगर ये रेजोल्यूशन वोटिंग में पास हो जाता है तो ही आगे बढ़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि वोटिंग क्या होगी, है ना। वोटिंग यहां पे होती है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टू बाई थर्ड ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी टोटल स्ट्रेंथ का मतलब समझो, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी। और ये आपकी ऐसी मेजोरिटी है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे टफ मेजोरिटी है, यानी प्रेसिडेंट का रिमूवल की जो वोटिंग है वो सबसे टफेस्ट है ना। एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी बोलेंगे इसको। अब ये बात समझो जरा, यहां पे ज्ञान की हमें यह समझना है कि 2/3 कितनी होती है। अगर मैं बात करूं, राज्यसभा में आया है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स की मेंबरशिप है। 240 की मान लें तो 80 160 हम मान सकते हैं 162 के अबाउट, है ना।
इतने लोग वोट करें, 162 के अबाउट वोटिंग हो, तो आपका जो है क्या होता है, तो आपका ये जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कर दूं 180 लोग आए हैं, टोटल हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है 245, टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है 245, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं 180। अगर प्रेजेंट 180 हैं तो 2/3 प्रेजेंट का कितना होगा 120, 2/3 तो 120 होगा ना, प्रेजेंट का 120, 120 होगा प्रेजेंट। तो इस वाले बिल के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए हमें, प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए या टोटल हाउस का चाहिए स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ का चाहिए। यानी 180 प्रेजेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है किससे, टोटल हाउस की 2/3 से। यानी अगर 180 भी प्रेजेंट हैं तो वोट आपको फिर भी कितने चाहिए 162 ही चाहिए, उससे कम वोटिंग पॉसिबल नहीं। नहीं समझ आई बात, क्लियर हो गया नहीं हुआ, कोई डाउट है यहां तक, चलें आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो 162 180 ये भी समझ में आ गया आपको, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे, डिस्कशन होके मान लो अगर फर्स्ट हाउस में, मान लो राज्यसभा में पहले टेबल्ड हुआ था, तो फर्स्ट हाउस कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो गया ना। अब फर्स्ट हाउस अगर राज्यसभा हो गया तो इसमें डिस्कशन और वोटिंग होके ये रेजोल्यूशन कहां पे आएगा पास होने, सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस क्या हो जाएगा लोकसभा। अगर ये रेजोल्यूशन पहले लोकसभा में आता तो लोकसभा क्या हो जाता फर्स्ट हाउस, और राज्यसभा क्या होता सेकेंड हाउस, होता या नहीं होता, क्लियर बात है, कोई डाउट है यहां तक नहीं। अब देखो दोनों हाउस में यदि, अच्छा जो सेकेंड हाउस होगा उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि सेकेंड हाउस हमेशा बोला जाता है इंक्वायरी हाउस, क्या बोलते हैं इसको, इंक्वायरी हाउस, क्योंकि प्रेसिडेंट को अपना भी पक्ष रखने का इसमें मौका दिया जाता है, प्रेसिडेंट अपना चांस लेता है राइट टू रिप्लाई का, बोल सकते हैं ऐसे, जैसे यूएन में राइट टू रिप्लाई होता है ना, अपना भी चांस रखना। तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि हमने ऐसा किया है या नहीं किया है, और इसमें भी डिस्कशन होने के बाद क्या होगी, इसमें वोटिंग होगी, और वोटिंग होने के बाद अगर यहां पे भी 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से पास हो गया, तो फिर यहां से प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। यानी अब ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट के साइन के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ही नहीं, समझ गए बात को, कोई साइन नहीं करेगा, दोनों हाउस से पास हुआ, जिस दिन दूसरे हाउस से पास होगा उसी दिन प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या मान ली जाएगी, वैकेट, एम्प्टी। 22, हाँ अगर पोस्ट खाली हुई तो वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट के क्या होंगे इलेक्शंस। नहीं समझे मेरी बात को, क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहां तक नहीं है, चलें आगे, चलते हैं चलिए, तो एक बात यहां पे और समझनी है आपको, अच्छा अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट का आज तक इंपीचमेंट हुआ है, तो किसी भी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट नहीं हुआ है, ओके ठीक है। हटाना पड़ेगा हमें, रिमूव करनी पड़ेगी कुछ चीजें, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, यू वांट टू राइट इट डाउन, और वो क्या तुम्हारा कब तक साफ रहेगा, आज तक, नोट डाउन कर लिया कुछ अगर आपने, अच्छा है ठीक है, और किसी को तो नहीं करना है ना, चलिए
ओके, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्या बताने वाला था मैं, हाँ, जो रिमूवल का प्रोसेस प्रेसिडेंट का है। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट एज अ वोटर कौन कौन करता है? एमपीज एंड बोथ आर नो नॉमिनेटेड। सही बात है, क्लियर है ना? लेकिन प्रेसिडेंट के रिमूवल के प्रोसेस में कौन वोटिंग करता है? एमपीज या सिर्फ एमएलएज या बोथ? सिर्फ एमपीज। और कौन से वाले एमपीज? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड या सिर्फ इलेक्टेड? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेसिडेंट के रिमूवल में सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते। नहीं समझे बात को? समझ गए? ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग जरा। अच्छा, ये क्या प्रेसिडेंट को न्याय देने की बात हो रही है? जस्टिस ही गिवन हो रहा है, जस्टिस दिया जा रहा है। कहां पे जस्टिस दे रहे हैं हम? ये जस्टिस कहां पे दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को? पार्लिया, यानी जस्टिस कहां दिया जाता है वैसे? न्यायालय में, कोर्ट्स में। जुडिशरी देती है, देती है नहीं देती है? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? लेकिन हम ये न्याय कहां दे रहे हैं? पार्लियामेंट में। ऐसा हर न्याय जो कोर्ट के बाहर दिया जाए, इस प्रोसेस को, जो हम, ये प्रोसेस होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्वाजी जुडिशियल, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। याद रखेंगे इस बात को। अच्छा, जिस तरीके से प्रेसिडेंट हटता है उस तरीके से और कौन कौन रिमूव होता है? बताओ। नो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक आता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो रहते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो कितने मेंबर्ड बॉडी है ईसीआई? बताओ भाई, कितने मेंबर्ड बॉडी है? 3 मेंबर्ड बॉडी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनी थी तो कितने मेंबर्ड बॉडी थी? 1 मेंबर्ड बॉडी, सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंटली इट इज 3 मेंबर्ड बॉडी, या इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं? मल्टी मेंबर्ड बॉडी। समझ आ रही है बात? कहां से आ रहा है फोन? घर से आ रहा है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके अलावा, अच्छा, अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात हमने यहां पे नहीं की है, याद रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और तीसरी बॉडी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके रिमूवल का प्रोसेस भी लगभग प्रेसिडेंट से सेम है, लगभग, याद रखिए, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। क्या क्या ऑप्शन में? हाँ, लगा सकते हो वो, फिर अगर ऑप्शन में आपसे सीधा पूछा ही है तो बिल्कुल लगा सकते हो आप, सिमिलर जैसा है, ठीक है। और साथ में एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जो जज है उसके रिमूवल को भी हम क्या नाम दे देते हैं? इम्पीचमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिर्फ किसके लिए हुआ है? प्रेसिडेंट के लिए। नहीं, सब
एक्चुअली मैं, हाँ बोलो क्या था? रिमूवल। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का वर्ड यूज हुआ है, वो है प्रेसिडेंट, और सबके लिए वर्ड यूज हुआ है सिर्फ रिमूवल। लेकिन इनका क्योंकि प्रोसेस सेम है, इसलिए इनका भी बोल दिया जाता है क्या? इम्पीचमेंट। और सबसे ज्यादा इम्पीचमेंट वर्ड कॉमन है फॉर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इम्पीचमेंट होगा तो सिर्फ क्या सीजीआई का होगा या सब जजेस का होगा? तो याद रखो, सुप्रीम कोर्ट के हर जज की पावर इक्वल होती है, ना सीजीआई जब बड़ा होता है ना अदर जजेस छोटे होते हैं। तो फिर अंतर क्या होता है, क्यों उसे सीजीआई बोलते हैं? उसका सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा होता है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी प्रीमाइसिस का मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड एक्स्ट्रा होता है। जजमेंट अगर सीजीआई ने दिया है या अदर जजेस ने दिया है, उस जजमेंट में कोई भी फर्क नहीं है। यानी जस्टिस जो है वो इक्वल है, दोनों की ही इक्वल पावर्ड जस्टिस है, चाहे वो अदर जजेस दे या सीजीआई दे। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी तो ज्यादा है ना, कि कौन कौन सर्वेंट्स लगेंगे, कौन कौन आपके जो है ऑफिसर्स रहेंगे ऑफिस में, कौन कौन काम करेगा, ये सब पता है किस पे पावर है? ये सीजीआई पे। याद रखिए, जो कोर्ट्स होते हैं इनको एम्प्लॉइज रिक्रूट करने की खुद परमिशन होती है या खुद राइट होता है इनका। यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे जितने भी लोग होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, सर्वेंट्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे हाउस में, मतलब कोर्ट में, आई मीन, वो सब कौन अपॉइंट करने वाला है? खुद सीजीआई। इसलिए आपने सुना होगा हाई कोर्ट की वैकेंसी निकलती है अलग से, और वो हाई कोर्ट ही निकालता है। इसमें एक बड़ा ही कॉमन वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की, आरओ, रिव्यू ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। ये बहुत कॉमन वैकेंसी है जो निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट अपनी वैकेंसी को खुद फिलफिल करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की ही इतनी कॉमन क्यों है, हमने वही क्यों बताई आपको? सबसे ज्यादा बड़ा हाई कोर्ट वही है, 161 जजेस का हाई कोर्ट है यूपी का, लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में पता है कितने जज हैं? 34, सीजीआई प्लस 33 अदर, और उसमें कितने हैं? 161। है ना। अब एक डिफरेंस है, वैसे तो हम सिखाएंगे इसमें जब जुडिशरी पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सारे बेंचेस क्या, एक ही बेंच है। लखनऊ में एक बेंच रखती है और हाई कोर्ट में मेन ब्रांच है बस। तो ऐसे तो और भी कोर्ट्स की बेंचेस लगती हैं, और भी हाई कोर्ट है जिनकी बेंचेस लगती हैं। 25वां अभी लेटेस्ट बताओ, सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ब्रेक हुआ था, तो तेलंगाना ले गया हैदराबाद, तो हाई कोर्ट तेलंगाना के पास पहुंच गया, तो इसका नया हाई कोर्ट बना है अमरावती हाई कोर्ट। लेटेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, है ना। देखो, तेलंगाना हैदराबाद को ले गया, नीचे कौन बचा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपका हाई कोर्ट है अमरावती। कब हुआ अलग तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, सॉरी, 2014 में, है ना। सोनिया गांधी का भाषण आता है, हमने भारत देश को एक नया राज्य तेल लगाना दिया है। ठीक है। चलिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सीईसी कैग, इनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब एक बात सोचेंगे और समझेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे एकदम फोकस करके कि इसमें आखिर अंतर क्या है। देखिए, एक जो मुख्य अंतर है वो यहीं पे हम स्पष्ट करते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। बाकी हम इनका जो रिमूवल है प्रोसेस है प्रॉपर बताएंगे आपको कैसे होता है ना। अभी देखो, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो किसी भी सेशन में आके किसी भी सेशन तक जा सकता है। कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, बताओ कौन कौन से?
बजट, मॉनसून और विंटर, तीन ही सेशन होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट का रिमूवल बजट सेशन में आया है, किसमें आया? बजट सेशन में, तो ये पास हो सकता है कहां पे? मॉनसून में। और मॉनसून में आया है तो पास विंटर में भी हो सकता है। यानी दूसरे सेशन में जाने से रेजोल्यूशन खत्म नहीं होता। समझ रहे हैं? क्लियर है बात? नहीं है? लेकिन इन सभी का रेजोल्यूशन रिमूवल का आया है, तो अगर दूसरे सेशन में चला गया तो वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सेम सेशन में पास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरे सेशन में आपको रेजोल्यूशन नया लाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखने वाला डिफरेंस है। तो इम्पीचमेंट समझ आ गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे। तो बताओ फिर, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में हाउस के मिनिमम कितने मेंबर एग्री होने चाहिए? 1/4 ऑफ द हाउस, 25%। जमानत जब्त ना हो, है ना? बताया था आपको जमानत जब्त, जो आपकी डिपॉजिट मनी है वो आरबीआई आप रख ना ले अपने पास, तो आपको कितने मिनिमम वोट लाने पड़ेंगे? 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स। बताया था। तो ये 1/2, 1/, ये सब ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग जो होगी आपकी वो कितना होती है? 2/50%। नहीं, वोटिंग हाउस में कितनी होती है? 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग। इम्पीचमेंट में ही, हाँ, प्रेसिडेंट के रिमूवल में, इम्पीचमेंट में वोटिंग कितनी होती है? 2/3 होती है। टोटल हाउस या प्रेजेंट एंड वोटिंग? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात? आ गई समझ में? चल सकते हैं आगे? चलो, ये कौन सा हो गया आर्टिकल हमारा? 61। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है 62। 62 हमने क्या लिखा था? टाइम होल्ड टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट की वैकेंसी कितने दिनों में भर जानी चाहिए? देखिए 6 मंथ्स में। लेकिन यहां पे एक चीज समझिएगा, अंतर स्पष्ट रखना है आपको, डिफरेंस क्लियर रखना है। क्या कि जो प्रेसिडेंट होगा आपका, उसका टर्म पूरा होने से पहले क्या करा लेने हैं? इलेक्शंस, है ना? तो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, है या ना? बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म। टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का? 5 इयर्स। तो 5 साल एक व्यक्ति के एज अ प्रेसिडेंट पूरे होने से पहले ही क्या करा लेना है आपको? इलेक्शन। और इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन इलेक्शन कराएगा? प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 324। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर्ड बॉडी है? 3 मेंबर्ड बॉडी। एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होंगे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। समझ रहे हैं बात को? अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आपका, ये इलेक्शन कराएगा। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो इसमें वोट कौन पार्टिसिपेट कौन करता है? वोटर्स कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? एमपीज एंड एमएलएज। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड और बोथ? ओनली इलेक्टेड। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, अब एक बात समझो जरा ध्यान से। ध्यान से आपको यह समझना है, ये तो आपको क्लियर हो गई होगी बात, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया,
या प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले हो जाएगा? हमको क्या पता है कब डेथ होगी? नहीं पता है, ना रिजाइन का पता है और ना ही इम्पीचमेंट का पता है ना? तो इन तीनों चीजों का पता नहीं है। इन तीनों कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शंस कितने समय पहले करा दे, विद इन 6 मंथ्स। यहां पे आप याद रखेंगे, ये है विद इन 6 मंथ्स की कंडीशन। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना अनिवार्य है, कंपल्सन है, कंपल्सरी है। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन यहां पे आप हमको ये बताओगे, ये एक केस आया था डॉक्टर खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर खरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अच्छा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट रिजॉल्व कौन करेगा? सीजीआई करेगा। सीजीआई बोलोगे या सुप्रीम कोर्ट बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट बोलोगे। कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? 71 में। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही इलेक्शन का क्या करता है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। समझ रहे हैं? डॉक्टर खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केस ऑफ 1957। इसमें डॉक्टर खरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया कि इलेक्टोरल कॉलेज अगर इनकम्प्लीट है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसा है? इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट है इलेक्टोरल कॉलेज, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होना चाहिए? नल एंड वाइट, क्योंकि सारे वोटर्स आए ही नहीं है। तो बताओ होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा कि इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज में वैलिड कर दिया जाए प्रेसिडेंट का इलेक्शन या इनवैलिड कर दिया जाए? वैलिड कर दिया जाएगा या इनवैलिड रखें? इनवैलिड, वैलिड, क्या मानना है आपका? व्हाट डू यू थिंक? फिर से हम बोल रहे हैं, अगर इलेक्टोरल कॉलेज में फास्ट चल रहा हूं क्या दादा? ऐसा तो नहीं है? अभी तो ठीक है ना? नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा यह था कि इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड, यानी एक व्यक्ति भी इलेक्टोरल कॉलेज में वोट डालने नहीं आया तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा से कराया जाए। लेकिन ये भाई एक व्यक्ति तो पॉसिबिलिटी है नहीं आए, बीमार हो गया, कहीं बाहर गया, तो कैसे होगा? तो फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते ही चले जाएंगे हम बहुत बार। और वोट डालना कंपल्सन नहीं है, भारत देश में कंपल्सन है वोट डालना? नहीं है। तो इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज पे चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है डिसीजन किस में दिया था? डॉक्टर खरे वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में 1957 में। और फिर हमने आर्टिकल नंबर 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1961 में, और इसमें आर्टिकल नंबर इलेक्टोरल कॉलेज किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 58। इलेक्टोरल कॉलेज 58 में क्वालिफिकेशन है, 54 है। इलेक्शन से रिलेटेड दो ही आर्टिकल तो बताए हमने आपको, एक है 54 और एक है 55। तुमको घर पे ज्यादा पढ़ाया जा रहा था क्या? हाँ, अब उसको बढ़ा लो, पीछे रख दिया। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट की शक्तियां। इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जाएंगे वो है आपका आर्टिकल 111। देखो कितने आसान आसान आर्टिकल हम याद करा रहे हैं आपको। वन टू थ्री है ना। ठीक है, 111 बोले तो असेंट ऑन बिल्स, असेंट ऑन बिल्स। अब जरा हम समझते हैं एक चीज को कि जो पार्लियामेंट है इसमें सबसे ऊपर कौन है, उससे नीचे आपकी राज्यसभा, उससे नीचे आपकी लोकसभा। राज्यसभा में मेंबर्स कितने हैं 245, लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं 543। यही है व्यवस्था कुछ ऐसी है व्यवस्था। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हमें कोई लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो ये लॉ बनेगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले राज्यसभा का कोई मेंबर यानी एमपी, या किसका मेंबर, लोकसभा का कोई मेंबर, ये क्या बना के लाएंगे, एक बिल, एक कागज पे लिख के लाएंगे क्या कानून है, उसके क्या फायदे हैं, यही तो होगा प्रोसेस। क्या होगा, कुछ यही प्रोसेस होगा ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इस कागज को बिल। ठीक है, ये जो बिल बनाया है इसके भी टाइप्स होंगे। बिल बोले तो एक होता है आपका कौन सा बिल, मनी बिल, यस। एक होता है फाइनेंस बिल, यस। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इन सब से संबंध ना रखे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनरी बिल। तो कितनी तरह के बिल हो गए हमारे पास, 4 तरह के। मनी बिल आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में एक्सप्लेन्ड है, फाइनेंस बिल 117 में एक्सप्लेन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की आर्टिकल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल क्या है 368, और ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल है 108। इस तरह से आपके कितने बिल हैं हमारे पास, 4 बिल हैं। ये काम के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, बिल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरी। सबसे पहला बिल हमारा कौन सा है, मनी बिल। अच्छा एक बात बताओ, मनी बिल को हम समझाते हैं जरा आपको, है ना। एक बात आपको ये बतानी है कि अगर मान लो एक स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाने के लिए जो राशि आएगी, जो पैसा आएगा, है ना, मान लो मोदी जी ने एक स्कूल बनाना है कहीं, तो मोदी जी वो पैसा अपने घर से लाएंगे, नहीं लाएंगे, फिर कहां से लाएंगे, ये लाएंगे, आपका एक अकाउंट होगा जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ये आर्टिकल 266 के 1 में आता है। इसमें लाखों करोड़ रुपया पड़ा रहता है। एक और अकाउंट होता है, वो कौन से आर्टिकल में आता है, 266 के 2, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और तीसरा अकाउंट है आपका कौन सा, आर्टिकल 267 में, जो है आपका कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कौन सा फंड, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या तुम इशारे कर रहे हो, पढ़ लेने दो। तो कितने अकाउंट होंगे, 3 अकाउंट। एक का नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक का नाम क्या है पब्लिक अकाउंट, और एक का नाम क्या है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में मिनिमम अकाउंट जो पड़ा रहता, अमाउंट पड़ा रहता है वो है 500 करोड़, लेकिन वर्तमान में अभी देखोगे कुछ 2000 करोड़ के अबाउट पड़ा हुआ है।
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कुछ पैसा जो आपका एफडी, सुना है आपने एफडी जो हम करते हैं उसमें पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, साथ में जो जॉब लगती है तो पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, वो यहीं जमा होता है, ज्यादा पैसा नहीं होता है। सरकार इस पैसे को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगा देती है और जब टाइम पूरा होता है आपकी जॉब का तो विद इंटरेस्ट ये पैसा आपको वापस मिलता है, इकट्ठा एक साथ मिलता है ना रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये वही पैसा होता है जो पीएफ के थ्रू कटता है, समझ रहे हो आपको? काइंड ऑफ क्या नहीं, पीएफ जितना इकट्ठा होगा वो तो मिलेगा ही। पेंशन अलग चीज है, वो पेंशन तो बंद भी कर दिया, पेंशन अब कहाँ मिलती है? वो पेंशन स्कीम जो है आपकी वो विधवाओं के लिए अलग चीज है ये, जैसे आपके सोल्जर्स जो वेटरन रहे हैं या पुराने सोल्जर्स हैं उनको जो पैसे मिलते हैं। नए सिस्टम में अब आपकी जो भी गवर्नमेंट आप लोगे, यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पेंशन तो आपका है ना, तो समझ गए बात को। अब आया कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा अकाउंट है, इसमें सारा टैक्स और नॉन टैक्स इकट्ठा होता है, आके सारा पैसा यहीं इकट्ठा होता है। तो अब अगर स्कूल बनवाना है तो पैसे मोदी जी को कहां से निकालने पड़ेंगे? और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालना, एक भी रुपए निकालने के लिए हमें लाना पड़ता है बिल, और ऐसे बिल को बोलते हैं, हर वो बिल मनी बिल कहलाएगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए आएगा। तो हर साल आपको पता है बजट आता है या नहीं आता है? जो बजट आता है क्या वो एक मनी बिल है? बिल्कुल मनी बिल है बजट। उसमें खर्चे ही तो होते हैं, सब आपके खर्चे ही होते हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज वर्ड नहीं हुआ है, एएफएस यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल कौन सा है? कुछ ध्यान से देखोगे तो 110, 111 और 112 एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव प्रोसेस? या लेजिस्लेट करना, लेजिस्लेट का मतलब लॉ मेकिंग, विधान बनाने की प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखिए 79 से लेजिस्लेचर शुरू हो जाता है और 123 तक जाता है। तो ये सारे आर्टिकल वही उसी के भी आसपास आजू बाजू होंगे सब इसी के अंदर। समझ गए बात को? साथ में अगर कोई चर्चा हो पैसे निकालने के अलावा जो भी मनी से रिलेटेड बिल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और अगर इन तीनों से बिल रिलेट ना करे, उसका कुछ और ही काम हो, तो कौन सा बिल हो जाएगा? ऑर्डिनरी बिल। अभी उसी पे जा रहे हैं हम, उसी पे डिस्कशन करेंगे। ऑर्डिनरी बिल, those bills which are related to tax or money but not related to the appropriation of money from the consolidated fund of India is called as finance bill। यानी ऐसा बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी अप्रोप्रिएशन के लिए ना आया हो लेकिन उसका संबंध मनी या टैक्स से हो, ऐसा बिल फाइनेंस बिल। वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में भी दो कैटेगरी होती है, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2। जीएसटी में चेंज आया, वो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ही नहीं जीएसटी का ऊपर नीचे होना, जीएसटी काउंसिल होता है एक, उस जीएसटी काउंसिल में हाँ नहीं
मतलब वो अलग ही बॉडी है GST। नहीं समझे बात को? नहीं नहीं, देखो बात ऐसे है कि जो टैक्स स्लैब्स होती है ना, इनमें चेंजेस लाने के लिए आप जीएसटी काउंसिल में डिस्कशन करके चेंजेस ला सकते हैं। जीएसटी काउंसिल सुना है आपने कभी? नहीं सुना है? एक बॉडी होती है जीएसटी काउंसिल, जिसमें सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये सब बैठ के डिस्कशन करते हैं। और जीएसटी काउंसिल की मीट होती है मंथ में 2 बार, 6 मंथ में 1 बार, ऐसे करके मीट होती है। यानी टैक्स का ऊपर या नीचे होना, सारे चीफ मिनिस्टर ही इंक्लूड होंगे उसमें। और जीएसटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन लिया जाए उसमें जो है आपका, अच्छा जीएसटी काउंसिल में डिसीजन तो ठीक है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में जो पूछा जाता है वो समझो 1/2 क्वारम होता है जीएसटी काउंसिल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वारम समझते हो आप लोग? क्वारम समझते हो? क्वारम मतलब उपस्थिति, कितने लोग आए हैं। जैसे आपकी क्लास में कितने लोग बैठे हुए हैं, है ना? अब मान लो एक स्टूडेंट आता है क्लास में पढ़ने, तो फिर हम टॉपिक को आगे नहीं कराएंगे, हम क्या करा देंगे? रिवीजन, यानी क्लास को नहीं चलाएंगे। सही बात है, क्लास को हम नहीं चलाएंगे। और यहीं पे जीएसटी काउंसिल तब तक नहीं चलेगा जब तक कितने मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें? 50%, मिनिमम 50% स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्वारम होना चाहिए। लोकसभा का क्वारम कितना होता है? यानी लोकसभा उन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से अगर नीचे लोग आए तो नहीं चलेगी, प्रोसीजिंग नहीं रहेगी। 1/10। जीएसटी काउंसिल का क्वारम क्या है? 1/2, सबसे हाईएस्ट क्वारम है जीएसटी काउंसिल का। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है हमारे दिमाग में कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वारम क्या है? यानी इतने नंबर ऑफ जजेस आएंगे तो ही चलेगा? बिल्कुल नहीं, कोई क्वारम नहीं, याद रखो इस बात को। नहीं आया तो भी चलेगा? किसके सुपरविजन देखो, अब वो तो डिसाइड करेगा, सीधे एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्वारम मेंशन्ड है ही नहीं, याद रखेंगे ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं सारे। शौक लगता होगा आपको एकदम, है ना? नहीं लगता? लग चुका। हाँ, नहीं समझे मेरी बात को? आज 6 बजे तक खींच देते हैं, फिर देखते हैं, लेट्स सी। 5:30 तक तो रखेंगे हम लोग, वो भी देखेंगे, ठीक है? हमें लग रहा है इसको खींच दें अच्छे से। चलो ठीक, मनी विल आप समझ गए, ये सारे विल समझ गए। ये विल्स आएंगे कहां पे? या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। यस, यही बिल हैं जो पास होते हैं, और यही बिल पास होके क्या बन जाते हैं? और ये अगर देश में लागू हो जाए तो क्या बन जाते हैं? लॉ। नहीं, लॉ और एक्ट में यही अंतर है। एक्ट जब साइन हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो ये मनी बिल या कोई भी बिल यहाँ आया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा के बाद किसके पास गया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साइन किया तो क्या बन गया? ये एक्ट। और एग्जीक्यूटिव ने इसे इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंटेशन बॉडी कौन सी है? लॉ की इंप्लीमेंटेशन बॉडी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? एग्जीक्यूट कर देगी लॉ को, वो एक्ट को, तो लॉ हो गया। हो गया नहीं हो गया? अभी एक एक्ट आया था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? भारतीय न्याय संहिता 2023, 2023। यस, 1 जुलाई ने, हाँ। आईपीसी से बदल के क्या हो गया? ये बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पहले इसका नाम था इंडियन पीनल कोड। पीनल माने क्या होता है?
दंड देना, पिनलाइज करना, है ना। तो इसके नाम में थोड़ा सा निगेटिविटी छुपी हुई थी, पिनलाइज करना किसी को। अब नाम क्या हो गया, न्याय संहिता, न्याय देना, भारतीय न्याय संहिता। और इसमें काफी चेंजेस भी आए हैं। तो वो अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ कानून था, ये भारत के द्वारा बना हुआ कानून हो गया। बाकी हमने ज्यादातर चीजें आईपीसी से उठाई हैं, सेम है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बिल आया होगा, ये कौन सा बिल होगा इन चारों में, देख लो आराम। ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंस या मनी? कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑर्डिनरी बिल है भाई। इसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से है ही नहीं। इसको चेंज करने की पावर या प्रोसेस कहां लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, ये अलग बुक है लॉस की। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो वो आ गया था 1860 में। नहीं समझे मेरी बात को? यही तो दिमाग की नसें जो है बंधी हुई वो खोलेगा कि आखिर पॉलिटी वर्क कैसे करती है, पॉलिटिकल साइंस, हाउ पॉलिटिकल साइंस वर्क्स। समझ आया बात? तो ज्यादातर इन चारों में से कौन से बिल्स आते होंगे? सबसे ज्यादा किसका अमाउंट होगा? ऑर्डिनरी। समझ गए बात को? अब एक बात और समझ लो यहीं पे, देखो दो तरह की मेजोरिटी होती है, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी और एक होती है सिंपल मेजोरिटी। दो तरह की मेजोरिटी वैसे होती तो है और भी तरह की, लेकिन अभी हमें दो ही समझनी है। एक सिंपल है 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और एक है आपकी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी एक और हमने आपको बताई थी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बताई थी नहीं बताई थी? दो मेजोरिटी ये और हो गई, 50% + 1 और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कितने लोग प्रेजेंट हैं और उनमें से भी कितने लोग वोट कर डाल रहे हैं। ये वोटिंग का सिस्टम हम आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर कराएंगे तो उसमें वोटिंग का प्रॉपर सिस्टम बताएंगे आपको, कैसे होता है, क्या होता है। नहीं समझे बात को? समझ गए? अब एक बात बताओ, इन चारों में एकमात्र बिल है जिसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लगती है, बाकी सब में सिंपल लगती है, सब में 50% + 1। सीए बी क्या? हाँ, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें स्पेशल लगती है? एक ही है सिर्फ, लास्ट, ये वाला, यही वाला है। तो यही वाला है भाई। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना टफ बनाना चाहिए या इजी करना चाहिए? टफ बनाना चाहिए। तो हमने क्या किया, वहां पे मेजोरिटी हाई कर दी। अब इतनी भी नहीं की कि हो ही ना पाए, यानी प्रेसिडेंट वाली भी नहीं लगाई हमने। नहीं समझे मेरी बात को? बाकी और भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाएंगे, देखेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? चल सकते हैं आगे? चलो, अब ये सारे बिल एक हाउस में आएंगे, पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएंगे और उसके बाद किसके पास जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास। अब इसके बाद प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होंगे इन बिल्स के संबंध में। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन। बिल्कुल जाता है, क्यों नहीं जाता है, बात करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन प्रेजेंट मनी बिल टेबल्ड लोकसभा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है राज्यसभा में नहीं जाएगा। नहीं, राज्यसभा नहीं ला सकती। अच्छा चलो, यहीं पे अब तुमने छेड़ा है तो फिर पूरी बात कर लेते हैं। मनी बिल कहां आता है? इनिशिएट कहां होता है? लोकसभा। मनी बिल किस चीज के लिए आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए। सरकार को बनाने वाला हाउस कौन सा है? गवर्नमेंट फॉर्मिंग बॉडी कौन सी है? लोकसभा, राज्यसभा? लोकसभा। सरकार चलेगी कहां से? लोकसभा से। पैसे सरकार चलाने के लिए किसको चाहिए? सरकार को, यानी लोकसभा के मेंबर्स को।
तो फिर आएगा कहां पे ये बिल? इसलिए आता है। और दूसरा रीजन ये है कि राज्यसभा को हमने मनी बिल में ज्यादा पावर भी नहीं दे रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फंक्शन हिंडर ना हो। हिंडर समझते हो? रुकावट ना आए फंक्शंस में। पैक कर दिया इन द सेंस, अच्छा बैक कर दिया, उसने पास नहीं किया तो भी पास माना जाएगा। वो कुछ चेंज कराना चाहती है तो अगर लोकसभा मानेगी तो हो जाएगा, नहीं मानेगी तो वही पास माना जाएगा। हाँ हाँ नहीं, अगर लोकसभा ने मना कर दिया तो वही पास माना जाएगा। यानी नहीं भेज सकता। 14 डेज का टाइम दिया जाता है, देख लो, डिस्कस कर लो। प्रेसिडेंट पे अब आते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शन है बिल के लिए? 4। पहला ऑप्शन है वो अपने साइन कर दे, यानी असेंट दे दिया, और 3 ऑप्शन और हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इन तीनों ऑप्शंस को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर में या तो ये प्रॉपरली मना कर देगा कि हम साइन करेंगे ही नहीं, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी वीटो है आपकी जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? यानी हाँ, टेबल पे पड़ा हुआ है, वो टच उसको नहीं कर रहा है। 6 मंथ। पॉकेट वीटो में इतना बोला गया है कि प्रेसिडेंट की टेबल पे पड़ा हुआ है बिल, वो टच ही उसको नहीं कर रहा है। पॉकेट यानी जेब, जेब में पड़ा हुआ है, उसको टच नहीं कर रहा है, जेब ही वीटो कहते हैं। और एक वीटो होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो की अगर हम बात करेंगे तो सस्पेंसिव यानी सस्पेंड कर देना बिल को। और सस्पेंड में क्या होता है? एक बार रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं, वंस फॉर रिकंसीडरेशन, दोबारा कंसीडर करने के लिए इसको भेज सकते हैं। समझ रहे हैं? अब यहां पे एक बात समझो जरा ध्यान से। प्रेसिडेंट तीनों वीटो, अच्छा वीटो वर्ड का मतलब होता है क्या? वीटो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है से नो, मना करना। और वीटो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, याद रखें। ये सब लाइनें लिखी हुई हैं, प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज ऐसे करके, ये नहीं लिखा हुआ एब्सोल्यूट वीटो। हाँ, हमने उसे रिलेट किया है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल अपग्रोथ, या कहेंगे एक तरह से कि हमने पॉलिटी में एडवांसमेंट किया है विद डिफरेंट कंट्रीज के कंटेंट को समझ के, देख के। ठीक है? नहीं समझे बात को? कोई डाउट है? समझ गए? तो वीटो पावर का मतलब होता है से नो। अब यहां पे जो 3 वीटो लिखी हुई हैं, उन तीनों वीटो को प्रेसिडेंट एक ही बार एक ही बार वीटो का यूज कर सकता है। अगर उसने मना कर दिया तो फिर मना हो ही गया। अगर उसने पॉकेट वीटो लगा दिया तो पॉकेट वीटो ही हो गया, यानी अब तो टच करेगा ही नहीं। सस्पेंसिव का भी एक ही बार यूज करेगा। अगर यही सेम बिल दोनों हाउस से पास होके वापस प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को अब साइन करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन उसके पास नहीं। बिल खत्म हो गया, पॉकेट में भी खत्म ही हो जाता है बिल। खत्म ही हो जाता है पॉकेट में। हाँ, अच्छा ऐसा क्या आप कह रहे हो? सब इसीलिए उसका नाम पॉकेट वीटो है। बाकी क्योंकि सेशन खत्म हो जाता है, सेशन एंड हो गया, फिर नहीं रहेगा। तो वो नया बिल है,
नए पेज पे नया बिल ही आता है, चाहे उसका कंटेंट पीछे वाला सेम हो, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल नया माना जाएगा, सेम बिल नहीं माना जाएगा। नहीं समझ आई बात? आ गई? प्रेसिडेंट साइन कर देगा वो, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो सरकार का ही होता है। तो वीटो पावर बिलों पे यूज नहीं होती है। ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो लगा दी थी, पोस्ट ऑफिस के संबंध में एक बिल आया था, पॉकेट वीटो कर दिया था। ये सीडीएस में पूछा गया है, 2023 में ही आया है शायद, सितंबर वाले में। नहीं, 3 बिल्स पे वीटो पावर यूज हो चुकी है। एक दहेज के संबंध में था, डॉरी, एक पोस्ट ऑफिस, और एक था टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक बिल आया था। इन 3 बिल्स पे पॉकेट वीटो लगी है। चलिए आगे चल सकते हैं। अब ये जो 4 बिल हैं, कौन से? मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक बिल ऐसा है जिसको प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकता, या कोई भी वीटो यूज नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्यों प्रेसिडेंट कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस मेजोरिटी से पास होके जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को हमने वापस करने की पावर नहीं दे रखी है। बाकी इंदिरा गांधी ने ये पावर प्रेसिडेंट से छीन ली थी, यानी अमेंडमेंट करके। ऐसी अपने में अरे मतलब अमेंडमेंट करेंगे तो चेंजेस हो जाएंगे ना। नहीं समझे मेरी बात को? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? असेंट ऑन बिल्स प्रेसिडेंट की समझ आ गई आपको? कौन से आर्टिकल में है? 111 में। जो प्रेसिडेंट के असेंट ऑन बिल्स पावर्स हैं, क्या यही गवर्नर के पास भी होंगी? आर्टिकल नंबर, गवर्नर के लिए 200 है, लेकिन गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर और होती है प्रेसिडेंट से। इसलिए जब भी प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर का कंपैरिजन हो, तो पावर में हमेशा कौन जीतता है? गवर्नर, याद रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पावर्स हमेशा गवर्नर के पास ज्यादा होंगे। ठीक है, तो 200 में असेंट ऑन बिल्स की पावर है गवर्नर के पास। वहीं पे जो भी बिल स्टेट में आपके पास होते हैं, उनको गवर्नर रिजर्व कर सकता है, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, यानी रिजर्वेशन ऑन बिल्स। बताया ना? हाँ, अच्छा ये बताया था। तो कौन से आर्टिकल में था ये? 201। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद बिल्स खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एक्चुअली में सरकार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसकी होती है? प्रेसिडेंट की, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाता है, नहीं चलाता है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट की है, तो कितना खर्चा हो रहा है पॉलिसी और स्कीम्स में, ये कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फिर कौन तय करेगा? प्रेसिडेंट। यानी मनी बिल लाने से पहले किसके पास ले जाना पड़ेगा? यानी मनी बिल विदाउट प्रेसिडेंट कंसीडरेशन हाउस में टेबल्ड। यानी अगर आप बजट लेके आओगे तो सबसे पहले किसे दिखाने जाओगे? तभी प्रेसिडेंट के दिखाने के बाद ही बजट हाउस में आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। समझ में आई बात? तो बताओ फिर प्रेसिडेंट इस बजट पे कौन सी वीटो का यूज नहीं कर सकता, यानी मनी बिल पे कौन सी वीटो का यूज नहीं कर सकता? सिर्फ एक ही वीटो का यूज नहीं कर सकता, दैट इज सस्पेंसिव। क्योंकि रिकंसीडरेशन के लिए क्यों भेज रहा है जब पहले ही से देखा है उसने? पॉकेट और एब्सोल्यूट दोनों यूज हो सकते हैं। समझ रहे हैं? मान लो सरकार ही गिर गई, बजट आया और सरकार गिर गई, तो अब बजट प्रेसिडेंट पास करेगा? क्योंकि नई सरकार आएगी, नया बजट पास कराएगी वो, तो वो पास करना भी बेवकूफी है, तो वो उस पर पॉकेट लगा देगा, पड़ी रहेगी, एब्सोल्यूट लगा देगा। नहीं समझ आई बात? आ गई?
चल सकते हैं आगे? अब कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? तब समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन करेंगे हम, तब देखते हैं कितना समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छा एक और बात लास्ट हम करते हैं इसमें, रिजर्वेशन ऑफ बिल की। बिल रिजर्व गवर्नर किसके लिए कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए। आर्टिकल कौन सा है? ये कौन सा बिल रिजर्व कर रहा है गवर्नर? स्टेट में आया हुआ या सेंटर में आया हुआ? क्योंकि गवर्नर के पास पावर कौन से बिल्स की है? जो स्टेट में आएंगे। हाँ, सेंटर में कैसे गवर्नर पहुंच जाएगा? तो अब समझो जरा, स्टेट में बिल आया आपका और उसने रिजर्व किसके लिए कर दिया गवर्नर ने? प्रेसिडेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट, जैसे कि अभी हमने बताया था, बिल्स पे प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो एक ही बार यूज कर सकता है, लेकिन स्टेट द्वारा रिजर्व्ड बिल पे प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो कितनी भी बार यूज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बहुत सारे सोर्सेज पढ़ोगे तब समझ आएगा ये। यानी जो स्टेट में गवर्नर के द्वारा बिल रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के लिए, देख लो उसमें अपनी नीली बुक में। हाँ? कोई बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो उसका प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर करेगा तभी वो पास होगा। यस। गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट तो साइन करेगा ही करेगा तभी पास होगा, लेकिन उस बिल को प्रेसिडेंट कितनी भी बार वापस कर सकता है रिकंसीडरेशन के लिए। सस्पेंसिव वीटो का मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकता है। गोल्डन लेटर वर्ड है। हाँ, नहीं होगा तब तक जब तक साइन नहीं करेगा। रिजर्व मतलब रिजर्व। और अगर इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी हो तो हर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में आने वाला जो कौन सा हो, मनी बिल हो, वो रिजर्व करना ही पड़ेगा। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। दूसरा बिल कौन सा रिजर्व करना होता है गवर्नर को? वो बिल रिजर्व करना होता है जब हाई कोर्ट्स की पावर को कम करे, या हाई कोर्ट की पावर से संबंधित बिल हो, या मनी बिल हो, लेकिन किसके टाइम पे आया हो? एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये दो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने ही करने होते हैं। नंबर ऑफ डेज की बात, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो हाईएस्ट। ये जो हम बोल रहे हैं ना, यही क्वेश्चंस हैं, यही स्टेटमेंट है क्वेश्चंस के। एंड ऑल बिल्स विच रिलेट्स टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट। नहीं समझे बात को? समझ गए भाई? क्लियर हो गया? तो ये हटा दें। ओके, अब एक बात समझना है हमें जरा। अगला आर्टिकल हम आपको समझाते हैं। कौन सा वाला? ये दोनों बिल जो रिजर्व, हाँ, गवर्नर ही करेगा ना। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट बिना कलम चलाए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है, लेकिन पार्लियामेंट कलम चला के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। अब बिना कलम चलाए कैसे अमेंड करता है? जैसे 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेरुआरी केस ऑफ इंडिया में, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वही 1973 के केस में केशवानंद भारती में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया? यानी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई किसी चीज की डेफिनेशन कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। यस, आर्टिकल 147। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि हर आने वाले बिल का रिव्यू कर सकता है।
अगर वो बिल गलत हुआ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल को क्या कर लेगा, जीरो कर देगा, क्वैश कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। यानी अगर सरकार बिल को पास कर भी देगी तो उसको जीरो कौन कर देगा, सुप्रीम कोर्ट। यहीं से तो लड़ाई आती है इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ये हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब पढ़ाएंगे आपको तो पढ़ाएंगे क्या लड़ाई हुई थी, यानी लेजिस्लेचर और जुडिशरी की क्या लड़ाई हो सकती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की नहीं भी होगी, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों में मिक्स्ड अप है, दोनों एक ही टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं, देखते हो ओवैसी और बीजेपी के नेता एक ही टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं, है ना। क्या कह रहे थे, समझ गए इतनी बात। सीजीआई चेंज करना हो, मतलब सीजीआई को बदलना हो तो सरकार को चेंज कर सकता है, राष्ट्रपति आगे पावर होती है जो सीजीआई चेंज कर सकता है। अगर राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर दे दी ना तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से आने वाला हर डिसीजन गवर्नमेंट बाइस हो जाएगा। कॉलेजियम तो अपॉइंटमेंट के लिए रहता है, उसके लिए प्रोसेस हमने अभी बताया था, तुम्हारे सामने लिखा था, इम्पीचमेंट जैसा ही प्रोसेस बोला था हमने आपसे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल, सीईसी का रिमूवल, अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम वर्क करता है। वी विल डिस्कस इन जुडिशियल, मजा आ जाएगा जुडिशरी पढ़ के। आगे चले। अच्छा हम समझाने क्या जा रहे थे यार, हाँ, आर्टिकल 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये समझना है हमको, ठीक है। यस, टेम्पररी लॉ। तो देखो अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा क्या साल भर काम करती हैं या छुट्टी में घर पे भी चले जाते हैं? घर पे भी जाते हैं। ये एक्चुअली में साल में 6 ही महीने काम करते हैं, और 6 महीने कहाँ रहते हैं? घर। मान लेते हैं वर्तमान में इस समय अभी बिल की हमें, एक्ट की हमें बहुत जरूरत है, लॉ की जरूरत है, एकदम ऑन स्पॉट हमें अपने देश में कोई लॉ लगाना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों घर पे हैं, तो बिल आएगा, पास होगा, फिर लागू होगा, यही तो होगा प्रोसेस, तभी तो बिल इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लॉ इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लॉ बन के। लेकिन अभी ये है ही नहीं, तो क्या किया जाए? प्रेसिडेंट एक टेम्परेरी लॉ बना के और हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर देगा, या देश के किसी भी पार्ट में इम्प्लीमेंट। इसी टेम्परेरी लॉ को क्या बोलते हैं? और इसको इशू कौन करता है? प्रेसिडेंट। अरे वो टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं अभी। हाँ चल रहे हैं टाइम पे, टेंशन मत लो। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में अध्यादेश। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ओके। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये अध्यादेश बना के राष्ट्रपति कहां लागू कर देगा? जहां पे भी आवश्यकता है होगी। हम सोच रहे हैं आईपीसी भी पढ़ाएंगे एसआई के लिए, अभी 15 अक्टूबर के बाद, इंडियन पीनल कोड, जो कि अभी बीएनएस हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता 2023, यूपीएसआई में पूछा जाता है। उसके लिए टाइम अलग निकालेंगे, ये वाला टाइम नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ वही करेंगे कुछ। खाना गरम तेल डाला है, सरसों का पेट्रोल डाल दिया, साथ लगे तो क्लियर हो जाएंगे।
उसमें आप लोगों की नहीं हमारी। ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, एकदम नहीं, नहीं वो वीडियो देखना। 1 2 3 ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कर देगा इशू, ऑर्डिनेंस इशू कर देगा, क्लियर है। जो ऑर्डिनेंस इशू करेगा, ये क्या हमने एक टेम्परेरी प्रोविजन बना रखा है कि अगर जरूरत हो तो ऐसा कर दो, ऐसा ही तो किया है हमने, बिल्कुल ऐसा ही किया है। जब हमारे पास पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं था तो हमने उठा के ये दूसरी तरह का टूल रख दिया और यूज कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, हाँ ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो यहां से बिल बन के एक्ट बन के लॉ बना, इसकी पावर और ऑर्डिनेंस की पावर क्या इक्वल है? पावर इज इक्वल या नहीं है? इक्वल है, हाँ। टेम्परेरी वर्ड यूज करो ही मत, टाइम टेम्परेरी है लेकिन पावर दोनों की क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। चाहे बिल से एक्ट बन के लॉ बने और चाहे ऑर्डिनेंस इशू किया जाए, दोनों जब लागू होंगे तो पनिशमेंट बराबर मिलेगा। अगर कोई पनिशमेंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कम मिलेगा किसी में ज्यादा मिलेगा। ये है ना कि ऑर्डिनेंस ये लागू तभी कर सकते हैं जब या तो दोनों हाउस एब्सेंट हो या फिर एक, दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो, यानी हाउस का एब्सेंट होना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस तो वही है हमारे पास, ऑर्डिनेंस इशू हो ही नहीं सकता। लॉ दोनों हाउस से पास होता है, हाँ बिल दोनों हाउस से पास होके लॉ बनता है। नहीं समझे बात, क्लियर है ना? है ना? अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये हमारा तरीका है लॉ बनाने का, ऑर्डिनेंस इशूइंग? नहीं है, ये तो टेम्परेरी एक ट्रिक है हमारे पास इमरजेंसी के टाइम पे। तो अब इस ऑर्डिनेंस को जब हाउसेस बैठेंगे आके तो पास करेंगे, और अगर पास नहीं किया तो ये ऑर्डिनेंस खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएगा। अब देखिए इस ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम। अब देखो मान लो अगर दोनों हाउस बैठ गए आगे, तो जिस दिन से दूसरा हाउस बैठेगा आगे, मान लो ये अगर 15 जनवरी को बैठा था और ये हाउस आया है आपका 20 जन को, तो 20 जनवरी से कितना टाइम शुरू हो जाएगा, 6 वीक्स। सेकेंड हाउस की सिटिंग से टाइम 6 वीक शुरू होगा, यानी कितने टाइम तक ये आपका सरवाइव कर सकता है विदाउट असेंट ऑफ द हाउसेस, विदाउट वोटिंग ऑफ द हाउसेस, 6 वीक्स। लेकिन ये हाउस मैक्सिमम छुट्टी पे कितने टाइम तक रह सकते हैं, तो इसका क्या टाइम पीरियड 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इससे ज्यादा ये सरवाइव नहीं करेगा। पास नहीं हुआ तो हटा दिया जाएगा, पास हो गया तो वो लॉ हो जाएगा। बिल्कुल, फिर लॉ बन गया। अच्छा क्या गवर्नमेंट की अगर मेजोरिटी नहीं है हाउस में, मेजोरिटी हाउस में गवर्नमेंट की नहीं है, तो क्या वो ऑर्डिनेंस के थ्रू काम कर सकती है? बहुत सारे बिल्स ऑर्डिनेंस के थ्रू आते हैं, याद रखो। गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं तो सरकार ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बिल्स की बात कर रहे हैं जिन पे ज्यादा चाहिए। या गवर्नमेंट की, चलो मान लो लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो तब तो उसे डर होगा ना कि हमारा बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू कर देगी, फिर कोशिश करके पास कराएगी। तो ये एक दूसरा वेपन, टूल का निगेटिव यूज हो जाएगा, और ऐसा टूल का निगेटिव यूज होता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। केस कर दिया, सरकार पे ऑर्डिनेंस गलत आया है, हाँ तो प्रेसिडेंट को हटना पड़ेगा। नहीं, रिव्यू होगा, प्रेसिडेंट को क्यों हटना पड़ेगा, रिव्यू होके वो लॉ लागू नहीं होगा, फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नहीं मतलब किसान जो फार्म लॉस थे वो ऑर्डिनेंस से ही तो आए थे, तो हटे नहीं हटे,
हट सकते हैं। नहीं होता, वो 6 मंथ तक चल गया, लेकिन वो अपनी स्वार्थ के लिए मतलब उसके लिए यूज किया गया था, तो उसमें क्या तो उस पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए प्रेसिडेंट पे। हाँ। प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस के करने के काम के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होता है। ऑफिस वर्क के लिए ये लोग आंसरेबल नहीं होते हैं। ये लोग चाहे कुछ भी कर दें, चाहे तोप का गोला पार्लियामेंट में डाल दें, ये समझ रहे हैं। हाँ, कहने का एक समझाने का मतलब था, है ना। प्रेसिडेंट का ये ऐसे इमरजेंसी में लॉ लाना ये डिस्क्रिशनरी होता है, और ये लॉ विड्रॉ करना ये डिस्क्रिशनरी नहीं होता, मतलब ला सकते हैं ना वो। नहीं, हाँ, ऑर्डिनेंस लागू होने से कभी पास होने से कभी भी उससे पहले प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस हटा भी सकता है खुद से, कभी भी। मतलब इसको पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस का नहीं है। हर काम पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही होता है। ये ऑर्डिनेंस आ ही नहीं सकता प्रेसिडेंट, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना कहे कुछ नहीं करता है। इनडायरेक्ट यस, डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल नहीं है। हम डिस्क्रिशनरी पावर डिस्कस करेंगे आपके साथ। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही डिस्क्रिशन है। अभी पावर पे ही चल रहे हैं, वैसे तो ये सारी पावर्स हैं। हम डिस्क्रिशनरी नहीं नहीं नहीं, वो भी डिस्क्रिशन नहीं है। वो पता है तुमको, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है उसका यूज कौन करता है? होम मिनिस्ट्री। जो मर्सी पिटीशन जाती है उसको रीड कौन करता है? होम मिनिस्टर। कौन है वर्तमान में होम मिनिस्टर? अमित शाह। होम मिनिस्ट्री रीड करती है, यानी प्रेसिडेंट पार्डन खुद नहीं कर सकता। हम डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के अलग से पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं। मार्शल लॉ, हाँ, कोर्ट मार्शल हो गया, तो उसके लिए प्रेसिडेंट से पार्डन कर सकता है। तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री भी होगी। हर पार्डन होम मिनिस्ट्री यूज करती है। 5 तरह के पार्डन होंगे, बताएंगे अभी, डोंट वरी फॉर दैट। समझ गए? इतनी बात को क्लियर हो गया? ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर समझ में आई आपको, नहीं आई? ये बताओ, क्लियर हो गया एकदम? कोई डाउट है या नहीं है? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लाभ किस, देखो, डोंट नो,